मैं आर.के. सक्सेना एक्सीलेंस मास्टरमाइंड यूट्यूब में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मेरा जो आज वीडियो है वो लॉ विद्यार्थियों के लिए है जो सिविल जज या अन्य कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या एलएलबी में अध्ययन कर रहे हैं। तो वीडियो का शीर्षक है आपका सीपीसी बहुत सरल है, भाग 3। तो हम आज भाग 3 की शुरुआत कर रहे हैं। हम जैसा कि हमने बताया था कि हम अगले वीडियो में आपको विचाराधीन न्याय और प्रांग न्याय ये दोनों बहुत सरल भाषा में स्पष्ट करेंगे, जिसमें आप प्री के हिसाब से तो क्वेश्चन कर ही सकेंगे, बल्कि मेंस एग्जाम वगैरह में आप इसको आराम से लिख सकेंगे। तो सबसे पहले मैं लेता हूँ आपका विचाराधीन न्याय। तो मुख्य परीक्षा और प्री की दृष्टिकोण से ये बहुत महत्वपूर्ण है। और जैसा कि कई परीक्षाओं में पूछा गया है कि विचाराधीन न्याय किस धारा में उपबंधित है, तो धारा आपकी है ये 10। तो ये याद रखिएगा कि सेक्शन 10 में जो है विचाराधीन न्याय उपबंधित है। अब ये प्रश्न उठता है कि विचाराधीन न्याय है क्या। तो हम सरल शब्दों में कह सकते हैं कि एक ही सेम बात, मतलब दो बात हैं जो बिल्कुल सेम है, तो वो दो न्यायालय में नहीं चल सकते हैं। कुछ शर्तें हैं जिसे हम पूरी होने पर पश्चातवर्ती सिविल न्यायालय कार्यवाही नहीं कर सकता है। अब ये शर्तें कौन सी हैं जो विचाराधीन न्याय के लिए आवश्यक हैं, उन पर मैं थोड़ा सा प्रकाश डालना चाहूँगा। तो पहली शर्त तो आपकी यही है कि दोनों मामलों में जो वादग्रस्त, जो विवादित चीज़ें हैं, वो प्रत्यक्षतः या सारतः एक ही होनी चाहिए। दूसरा है कि दोनों वादों में पक्षकार जो है वो सेम होने चाहिए। हाँ, बशर्ते उत्तराधिकारी भी हो सकते हैं। जैसे किसी पक्षकार की मृत्यु हो जाती है तो उसका उत्तराधिकारी अगर बाद में आता है तो उसको सेम पक्षकार ही माना जाता है। तीसरी शर्त है कि एक ही हक के अधीन मुकदमेबाजी की जा रही हो। अगर हक भिन्न भिन्न है तो प्रांग न्याय का वो आपका विचाराधीन न्याय का सिद्धांत लागू नहीं होगा। चौथी शर्त है आपकी पूर्ववर्ती न्यायालय पर्याप्त संतोष देने में सक्षम हो। माने जिस न्यायालय में पहले कार्रवाई जारी है वो न्यायालय जो है उस मामले में पूरी तरह से जो भी संतोष मांगा गया है उस संतोष देने में सक्षम होना आवश्यक है। और पांचवी और अंतिम शर्त यह है कि पूर्ववर्ती वाद हो सकता है उसी न्यायालय में दायर किया गया हो, पश्चातवर्ती वाद भी, या भारत के किसी न्यायालय में, या भारत सरकार द्वारा स्थापित किसी विदेशी न्यायालय में, जिसे हम विदेशी न्यायालय न कह करके भारतीय न्यायालय माना गया है, या उच्चतम न्यायालय में मामला लंबित हो, तो आपका विचाराधीन न्याय सिद्धांत लागू होता है। अब इसको न्याय का सिद्धांत कहा गया है तो इसके कई कारण हैं। मुख्य रूप से 3 इसके कारण हैं, उद्देश्य हैं। जैसे कि सेम मामले में एक से अधिक निर्णय को रोकना। तो इसका पहला उद्देश्य क्या है कि अगर एक सेम मामला है तो उसमें एक बार निर्णय हो जाए, लेकिन एक से अधिक बार निर्णय उसमें नहीं होना चाहिए। दूसरा चीज जो हम बताना जा रहे हैं कि परस्पर विरोधी निर्णयों से बचना। तो ऐसी स्थिति भी आ सकती है कि अगर एक ही बात, सेम बात दो न्यायालयों में अगर चलेगा तो हो सकता है कि दोनों न्यायालय के निर्णय अलग अलग हो सकते हैं। तो इस तरह न्यायालय में विरोधाभास हो सकता है और किस निर्णय का निष्पादन कराया जाए ये कठिन काम होगा, किस निर्णय को माना जाए ये कठिन काम होगा। और तीसरा जो है आपका वो है वाद बहुलता को रोकना। तो अगर एक ही वाद विषय पर कई न्यायालयों में बात चलेंगे तो इससे क्या हो, वादों की संख्या भी बढ़ेगी और न्यायालय का कीमती समय जो है वो बर्बाद होगा। और अंतिम जो इसका उद्देश्य है ये लोक नीति पर आधारित है। ये क्वेश्चन परीक्षा में आया है कि विचाराधीन न्याय जो है वो किस उद्देश्य से है, इसका ये किस सिद्धांत पर आधारित है। तो ये लोक नीति पर आधारित है। स्वाभाविक भी है कि एक ही मामले में, एक ही तरह के मामले में दो न्यायालयों में मामला दायर नहीं होना चाहिए। धारा 10 की अवहेलना में पारित की गई डिग्री, अगर कोई धारा 10 की अवहेलना हो गई है, पश्चात दो न्यायालयों में मामला चल गया है और किसी में एक में डिग्री पारित कर दी गई है, तो ये डिग्री कैसी होगी। तो इस संबंध में बताया गया है कि ये डिग्री अकृत या शून्य नहीं होगी और इसका निष्पादन कराया जा सकेगा।
अब आगे होता है कि विचाराधीन न्याय लागू नहीं होता। कब लागू नहीं होता है, किन मामलों में विचाराधीन न्याय का सिद्धांत लागू नहीं होता, माने कि दो न्यायालयों में भी कार्रवाई हो सकती है। तो पहला है आपका निष्पादन कार्यवाहियों में। तो अगर निष्पादन कार्यवाही में अगर दो न्यायालयों में मामला लगा दिया गया है तो इसमें विचाराधीन न्याय का सिद्धांत लागू नहीं होता। दूसरा होता है बेदखली का वाद, तो इसमें भी लागू नहीं होता है। या जहां दोनों कार्यवाही जो है वो बाद में ना हो, जहां कार्यवाही बाद में ना हो तो उस पर लागू होता है। अब ये विचाराधीन न्याय आपका ये सिविल जज मेंस में भी आ चुका है कई बार क्वेश्चन ये, तो इसको आप एक दो बार इस वीडियो को सुन सकते हैं, बड़ी सरल भाषा में है। और मैं ये सलाह दूंगा कि आप सीपीसी में जहाँ पे इसका उल्लेख है उसको भी एक बार अवश्य देख लें। अब मेरा जो मैंने वादा किया था कल आपसे, तो दूसरा मैं बताने जा रहा हूँ, बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है वो है आपका प्रांग न्याय। इसको आप पूर्व न्याय भी बोल देते हैं, या इसमें आपका एक इंग्लिश वर्ड है रेस जुडिकेटा, तो इसके नाम से भी काफ़ी ये चर्चित है। अब ये एग्जाम में कई एग्जाम में पूछा गया है कि रेस जुडिकेटा का सिद्धांत सीपीसी की किस धारा में उपनिहित है, ये किस धारा में दिया गया है, तो आपकी ये धारा 11 है, ये याद रखिएगा। विचाराधीन न्याय आपकी धारा 10 में है, वहीं प्रांग न्याय का सिद्धांत या रेस जुडिकेटा का सिद्धांत आपकी धारा 11 में है। रेस का अर्थ होता है किसी विषय, रेस का क्या अर्थ है कि कोई विषय है, और जुडिकेटा का अर्थ होता है कि ऐसा निर्णय जो पहले किया जा चुका है। तो इसमें तो आवश्यक ही है कि अगर किसी एक मामले में किसी सक्षम न्यायालय ने कोई निर्णय दे दिया है तो उसी मामले को दूसरे न्यायालय में दाखिल नहीं किया जा सकेगा, या न्यायालय उस पर विचार नहीं करेगा। अब प्रांग न्याय 3 सूत्रों मुख्यतः जो है वो ये 3 सूत्रों पर आधारित है, तो मैं उसकी थोड़ा चर्चा करना चाहूँगा। पहला क्या है, एक ही बात में दोबारा तंग नहीं किया जाएगा। तो स्वाभाविक है ये पक्षकारों को एक ही बात में जो बात वस्तु है उसमें एक से अधिक बार तंग करने पर रोक लगाता है। दूसरा, मुकदमे का अंत होना, तो इस तरह से अगर नहीं रोका जाएगा तो जो भी पक्षकार हारेगा वो इस मामले को पुनः न्यायालय में लगा देगा। इस तरह से ये मुकदमेबाजी एक अनवरत जारी रहेगी, तो इसको भी रोकने का प्रयास किया गया है। तीसरा जो है, न्यायालय के निर्णय को अंतिम रूप प्रदान करना, तो जो भी न्यायालय ने सक्षम न्यायालय ने इस पे विचार करके मामले में विचार करके निर्णय दिया है तो वो निर्णय अंतिम हो। अगर दूसरा न्यायालय में बात दायर होगा और वो भी निर्णय देगा तो कोई भी निर्णय अंतिम नहीं हो पाएगा, और ये अंतिम न होने पर ये सिलसिला जारी रहेगा। तो निर्णय का अंतिम होना क्या भी इसका एक उद्देश्य है। अब सरल शब्दों में हम कहा जाए तो प्रांग न्याय है क्या, तो इसका मतलब है एक ही मामले में दूसरा निर्णय नहीं आना चाहिए। यदि न्यायालय में किसी ने दूसरा एक ही बाद में एक निर्णय हो चुका है सक्षम न्यायालय द्वारा और दोबारा वो उस मामले को किसी न्यायालय में लाता है तो उसको रोक दिया जाएगा। धारा 11 में कितने स्पष्टीकरण दिए हैं, ये आपका उत्तर प्रदेश पीसीएस में क्वेश्चन आ चुका है। सामान्यतः हम इसको ध्यान नहीं देते हैं, तो धारा 11 में जो कुल स्पष्टीकरण दिए गए हैं उनकी संख्या कितनी है, 8 है। तो इसको याद रखिएगा, धारा 11 में कुल 8 स्पष्टीकरण दिए गए हैं। अब प्रांग न्याय सिद्धांत को लागू होने की क्या कंडीशन है, जिसको हम आवश्यक तथ्य बोल सकते हैं कि माने ये बातें होना जरूरी है तभी आपका प्रांग न्याय का सिद्धांत लागू होगा, अन्यथा लागू नहीं होगा। तो पहला जो तथ्य है इसका कि 2 वाद हों, एक पूर्ववर्ती एक पश्चातवर्ती, तो वादों की संख्या 2 होना चाहिए। वाद सेम होते हैं वो, लेकिन न्यायालय में जो है वो 2 वाद के रूप में आते हैं। एक को हम पूर्ववर्ती बोलते हैं और दूसरे को हम जो है पश्चातवर्ती बोलते हैं। दूसरा जो तथ्य है इसका कि पक्षकार समान हो, अगर पक्षकार समान नहीं है तो प्रांग न्याय का सिद्धांत लागू नहीं होगा। तीसरा आपका जो है एक ही हक के अधीन मुकदमेबाजी की गई हो, तो एक ही हक के अधीन मामला दायर किया गया हो पूर्ववर्ती न्यायालय में और उसमें निर्णय दिया जा चुका हो। और चौथी शर्त जो है, विवादक तथ्य भी जो है वो सेम या एक जैसे होने चाहिए। 5वीं शर्त है पूर्ववर्ती न्यायालय सक्षम हो, तो यदि पूर्ववर्ती न्यायालय सक्षम नहीं है तो पश्चातवर्ती न्यायालय में मामला दायर करने में कोई रोक नहीं है। तो इसकी महत्वपूर्ण शर्त यह है कि जो पूर्ववर्ती न्यायालय इसने निर्णय दिया है उसने मामले को पूरी तरह से निपटा दिया गया हो, जो अंतोष चाहे गए हों।
और छठवां है आपका पूर्ववर्ती वाद में सभी पक्षकारों को सुनकर निर्णय दिया गया हो, यानी अर्थात कि एक पक्षी कार्रवाई ना की गई हो, सभी पक्षकारों को जो है वो पर्याप्त सुनवाई का अवसर दिया गया हो, भले ही वो सुनवाई के लिए हाजिर ना हुए हों। तो एक चीज मैं और बताना चाहूंगा, ये क्वेश्चन भी आपका एग्जामों में आया है, गुलाम अब्बास वर्सेज उत्तर प्रदेश राज्य, ये किससे संबंधित है? तो ये आपका प्रांगणाय से संबंधित है, इसको आप ध्यान में रखिएगा। अब कुछ हम स्पष्टीकरण की चर्चा करना चाहेंगे। तो स्पष्टीकरण एक से भी जो है वो क्वेश्चन आता है। इसमें कहा गया है कि पूर्ववर्ती वाद वह वाद है जिसमें निर्णय पहले आया हो या चाहे पहले बाद में संस्थित किया गया हो। तो अगर दो मामले सेम केस में संस्थित किए गए हैं और किसी एक मामले में निर्णय आ चुका है तो दूसरे मामले को रोक दिया जाएगा। तो जो जिसमें निर्णय पहले आ चुका हो, भले ही वो बाद में दाखिल किया गया हो, तो उसको ही जो है हम पूर्ववर्ती निर्णय कहेंगे। और अब कुछ जैसे कि एक प्रश्न ये उठता है कि क्या निष्पादन कार्यवाहियों में सिद्धांत लागू होता है कि नहीं होता है? तो स्पष्टीकरण 7 में स्पष्टीकरण जो 7 है इसका धारा 11 का, उसमें ये स्पष्ट कर दिया गया है कि प्रांगणाय का सिद्धांत जो है निष्पादन कार्यवाहियों में भी लागू होता है। अब धारा 11 का स्पष्टीकरण 4 भी आपका महत्वपूर्ण है। ये पूछा गया है कि प्रलक्षित प्रांगणाय का सिद्धांत या प्रलक्षित प्रांगणाय से संबंधित कौन सा स्पष्टीकरण है? तो ये हमको याद रखना है कि धारा 11 का स्पष्टीकरण 4 जो है प्रलक्षित प्रांगणाय सिद्धांत से संबंधित है। अब ये प्रश्न भी आपके एग्जाम में कई बार आया है कि क्या प्रतिवादियों के मध्य भी प्रांगणाय का सिद्धांत लागू होता है? तो इसका उत्तर है आपका हाँ, लागू होता है, बशर्ते शर्त ये है कि प्रतिवादियों के हित जो है उनमें विरोध हो। और क्या एक पक्षी डिग्री पर लागू होता है? तो ये कहा गया कि हाँ, एक पक्षी डिग्री पर लागू होता है, बशर्ते दूसरे पक्षकार को सुनवाई का अवसर दिया गया हो। जनहित याचिका या लोकहित मुकदमेबाजी में भी क्या प्रांगणाय का सिद्धांत लागू होता है? तो इस पे स्पष्ट किया गया है माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा कि जनहित याचिकाओं पर प्रांगणाय का सिद्धांत लागू नहीं होता है। अब प्रांगणाय का सिद्धांत और किस पे लागू नहीं होता है? यदि समझौता के आधार, यदि पक्षकारों पे ने आपस में समझौता किया है और उसके आधार पर जो है निर्णय दिया गया और डिग्री पारित की गई है, तो ऐसे इन मामलों में प्रांगणाय का सिद्धांत जो है वो क्या होगा? लागू नहीं होता है। इसी प्रकार से आदेश पर भी ये लागू नहीं होता है। तो मेरा ये सीपीसी पर बनाया गया तीसरा पार्ट 3 है, इसको आप एक दो बार सुन लें। और कहीं पे भी अगर आपको कोई ऐसी चीज़ लगती है, समझ में नहीं आ रहा है, तो हमको आप संपर्क कर सकते हैं या फ़ोन कर सकते हैं। तो मैं यहीं से सीपीसी के पार्ट 3 का को समाप्त करना चाहूँगा। और इसी तरह से जैसे मैंने पहले बताया था कि सीपीसी पर मेरे इस तरह के पार्ट निरंतर चलते रहेंगे जब तक कि मैं सीपीसी सरल शब्दों में आप तक ना पहुंचा दूं। तो हमारा सीपीसी पार्ट 4 में हम कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक है उस पर चर्चा करेंगे, जैसे कि विदेशी निर्णय, इस पे आपके क्वेश्चन आते हैं। और एक महत्वपूर्ण टॉपिक है वाद संस्थित या दायर करने का स्थान, माने कौन सा वाद जो है वो किस न्यायालय में दायर होगा, इसके कई मानक हैं, हम उन मानकों पर चर्चा करेंगे। इसी प्रकार से क्षेत्राधिकार पर आपत्ति कब तक की जा सकती है, कैसे की जा सकती है, इस पर हम चर्चा करेंगे। और जो मामले हैं एक न्यायालय से दूसरे न्यायालय में उसका ट्रांसफर किस तरह किया जा सकता है, वो कौन सी परिस्थितियां हैं, हम इस पर चर्चा करेंगे। तो मैं पुनः आपका एक्सीलेंस मास्टरमाइंड यूट्यूब में बहुत बहुत स्वागत करता हूं और आपसे निवेदन करता हूं कि आप अपने इस शैक्षिक चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और मैं ये भी बताना चाहूँगा कि ये पूरी तरह से निःशुल्क है, इसमें कोई शुल्क नहीं लिया जाता है, ये आपको सब्सक्राइब करने पर आसानी से उपलब्ध हो जाएगा। तो आप इसको सब्सक्राइब कर लें और उन छात्रों को जो ला कर रहे हैं या ला करके कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उन तक पहुंचाएं, ताकि मेरा ये निःशुल्क अभियान जो मैं चला रहा हूं इसको प्रगति इसकी निरंतर होती रहे। तो मैं आपसे विदा लेना चाह रहा हूं। धन्यवाद।